गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अपने राष्ट्रपति के बारे में, जिसकी चर्चा किसमें है, भाग 5, 52 से लेके 151 तक। इन सब के बारे में आज विस्तार से देखेंगे, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अपने फ्रेंड के पास अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो अब देखते हैं हमारे इस संविधान के बारे में, जो भाग 5 का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में हमें अनुच्छेद 52 बताता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। राष्ट्रपति का पद कैसा होगा? औपचारिक होगा। औपचारिक मतलब होता है नाम मात्र का। औपचारिक पद मतलब नाम मात्र का पद, उसका औपचारिक पद होगा। और ये औपचारिक पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद है वो औपचारिक होगा और उसे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 52 में है और इन्हें ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं कार्य, जो अनुच्छेद 53 में इसकी चर्चा है, कार्यपालिका। जो अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविकता में यह कौन प्रधान होगा? प्रधानमंत्री, पीएम प्रधानमंत्री होगा। सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे, लेकिन उसे वास्तविकता में कौन लागू करेगा? उसे प्रधानमंत्री पारित करेगा। प्रधानमंत्री इस पर विचार विमर्श करेगा। अगर उन्हें लगेगा कि ये संविधान पारित करना चाहिए तो विचार विमर्श करने के बाद उसे साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तब यह विधेयक लागू होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, मात्र औपचारिक। और वास्तविक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का चुना कैसे जाता है, उसकी नियुक्ति चुनाव कैसे होता है, तो उसे चुनाव ना बोलकर निर्वाचन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इसे जनता के द्वारा चुना नहीं जाता। तो चलिए समझते हैं अनुच्छेद 54 क्या कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान पर होता है। गुप्त मतदान मतलब ऐसा मतदान जो गुप्त तरीके से हो, उसे गुप्त मतदान कहा जाता है। अब देखते हैं कि अनुपातिक पद्धति क्या होता है। अनुपातिक पद्धति इस पद्धति के द्वारा चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवार को वरीयता का क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमणी क्या होता है? एकल संक्रमणी मतलब इसके द्वारा सबसे कम मत पाए जाने वाले उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए जाने वाले उम्मीदवार के वोट में जोड़ दिया जाता है। प्रथम चरण की गणना, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता का चुनाव पर गिनती की जाती है। जिसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली जाती है उसका चुनाव किया जाता है। द्वितीय चरण की मतगणना, जब प्रथम चरण की मतगणना बराबर होती है तो द्वितीय चरण की मतगणना की जाती है। और द्वितीय चरण की मतगणना अब तक केवल एक ही बार की गई है और वो किया गया था वीवी गिरी के समय। अप्रत्यक्ष मतदान राष्ट्रपति का कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर उनका निर्वाचन किया जाता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें चार्ट के आधार पर या डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है। अब देखते हैं कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है चार्ट के आधार पर, डायग्राम के आधार पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे उम्मीदवार कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। हमारे उम्मीदवार का नाम क्या है? ए, बी, सी, 3 उम्मीदवार हैं और मैंने 4 निर्वाचित मंडल को लिया है, 4 सदस्यों को लिया है। तो किसी ने ए को पहले स्थान दिया, बी को दूसरा स्थान और उसी स्थान ने सी को दूसरा स्थान दिया। ए को किसी ने फिर पहला स्थान दिया और
किसी ने दूसरा स्थान, किसी ने फिर पहला स्थान। बी को किसी ने तीसरा स्थान, किसी ने दूसरा स्थान, किसी को पहले नंबर पर रखा, किसी ने तीसरे नंबर पर रखा। सी को उसी प्रकार किसी ने दूसरे नंबर पर रखा, किसी ने तीसरे नंबर पर, तो किसी ने फिर तीसरे नंबर पर और किसी ने दूसरे नंबर पर। तो अब इसकी गणना किस प्रकार से होगी, तो जो ए को कितनी बार पहले स्थान पर रखा गया है, 1 2 3, 3 बार सबसे पहले स्थान पर ए को रखा गया है। और बी को कितने बार पहले स्थान पर रखा गया है, तो एक ही बार पहला स्थान पर रखा गया है। और इसमें तो सी को एक भी बार पहले स्थान पर नहीं रखा गया है, तो इसको हटा देंगे। तो सबसे ज्यादा मत किसे मिला, ए को मिला, ए को सबसे ज्यादा मत मिला। तो इस प्रकार से ए को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये हुआ प्रथम चरण की मतगणना। अब देखेंगे द्वितीय चरण की जनगणना। द्वितीय चरण में जैसे ए को भी 2 बार मिला और बी को भी 2 बार मिला, तो इस समय कंडीशन क्या होगा, सिचुएशन क्या हो जाएगा, दोनों को 2-2 बार प्रथम स्थान मिला है। तो दोनों को बराबर हो जाने पर द्वितीय चरण की मतगणना की जाएगी। द्वितीय चरण की मतगणना की जाएगी तो उसमें उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी तक केवल भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है कि द्वितीय चरण की मतगणना की गई है। अधिकतर प्रथम चरण की मतगणना से ही रिजल्ट सामने आ जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। वो कौन थे, वीवी गिरी। वीवी गिरी के समय द्वितीय मतगणना का अब देखेंगे हम अनुच्छेद 54 के बारे में कहा गया है, जो राष्ट्रपति निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उनको देखते हैं और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते। तो इसमें कहा गया है, सबसे पहले आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये माइंड में जरूर आएगा कि राष्ट्रपति आखिर चुनाव कराता कौन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे फ्रेंड्स, तो आएंगे संसद आएगा, जो केंद्र का क्या होता है, संसद होता है, और राज्य का विधानमंडल। तो निर्वाचन मंडल में 2 आएंगे, वो संसद और विधानमंडल। राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है विधानमंडल और केंद्र में होता है संसद। संसद के 2 भाग होते हैं, एक संसद एक भवन है जिसके 2 कमरे हुए, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्यों में होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित तथ्य वो किस में बताया गया है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा है, संसद के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आप ये वाला पॉइंट नोट करके अच्छे से रख लीजिए कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, ओनली निर्वाचित। जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते हैं उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है, केवल निर्वाचित मतलब जिसने चुनकर गया हो वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं वो भाग नहीं ले सकते और जो 12 मनोनीत होते हैं वो भी भाग नहीं ले सकते। ओनली निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही लोकसभा के भाग लेंगे, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत और अन्य सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब देखते हैं, ये तो हुई केंद्र की बात। अब देखेंगे विधानमंडल, जो राज्य में होते हैं। विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, परंतु विधानमंडल के विधान परिषद भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। विधानमंडल का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, इन्हें समझ लेते हैं। भारत के पास जो 6 राज्य हैं, भारत में जो 6 राज्य, उन्हीं के पास, जो 6 राज्य हैं केवल उन्हीं के पास विधान परिषद है और बाकी राज्यों के पास कोई भी क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो अगर विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे तो जिनके पास विधान परिषद है वे राज्य अन्य राज्य से पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया जाता, उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
तो इस प्रकार से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। निर्वाचन मंडल द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है, जिसके अंतर्गत संसद और विधान मंडल आते हैं। संसद में कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद भाग नहीं लेते। ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं जो चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्य ये निर्वाचन मंडल में चुनाव में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो दिल्ली है और पुदुचेरी है या पांडिचेरी है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, जो हमने पहले पढ़ लिया है। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। अगर मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट है हमारा 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी के विधानसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुदुचेरी या पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। 70वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का प्रस्ताव संशोधन किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेके। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करके तो जरूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। जो राष्ट्रपति है वो अपने पद अवधि के में 5 वर्ष तक पद अवधि से तिथि तक 5 वर्ष की अवधि तक वह पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है। उसके कितने वर्ष का कार्यकाल रहेगा? तो 5 वर्ष। इसका चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया है। वे अपने पद लेने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद में धारण किए रहेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो पात्रता है कि वो दोबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। जैसे एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो दूसरी बार भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वो दूसरी बार चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता या चुनाव नहीं लड़ सकता। वो जितनी बार चाहे वो चुनाव लड़ सकता है और जीतकर दोबारा, अगर वो जीत जाता है तो दोबारा राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो इसकी चर्चा मतलब पुनर्निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 57 में की गई है। एकमात्र राष्ट्रपति हुए थे जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता था। वो कौन हुए थे? वो राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पद धारण किया। जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति के पद की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उसके राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या उनमें योग्यता होनी चाहिए, उनके बारे में कहा गया। तो सबसे प्रथम योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, वो 35 वर्ष की उनकी आयु हो, मतलब 35 वर्ष से उनकी आयु हो, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उनकी आयु है। 35 वर्ष भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 बात महत्वपूर्ण है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी या शरणार्थी नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपरली भारत का नागरिक हो, उसे नागरिकता का अधिकार हो, वो भारत का नागरिक हो। और 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लोकसभा
के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर जैसे सरकारी नौकरी है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर है तो उसे सबसे पहले अपनी इस्तीफा देनी होगी उस नौकरी से, तब जाके वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये मुख्य योग्यता है। नेक्स्ट कहा गया है